साथियों नमस्कार। एसके डिफेंस एकेडमी अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की श्रृंखला, आज की शाम और सीधे तौर पर जो आज का मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 28 हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। बहुत बेहतरीन श्रृंखला जो लगातार चल रही है, बदस्तूर जारी है क्रम। तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा कार्यक्रम का। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए देखिए, किन शासकों ने, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किन शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया। देखिए एलोरा की गुफाओं की आपने सुनी होगी, एलोरा की गुफाएं। और साथियों इसी के साथ में आप ये भी जानते हैं कि इनका सीधा संबंध औरंगाबाद से। औरंगाबाद कहां पर? महाराष्ट्र से। इसके अलावा यहाँ पर जो मंदिर है वो कैलाश मंदिर का आपने नाम सुना होगा, एलोरा का कैलाश मंदिर। और साथियों राष्ट्रकूट शासकों ने, कृष्ण प्रथम की बात करें तो उन्होंने इनका निर्माण कराया, राष्ट्रकूट शासकों ने इसका क्या कराया? निर्माण कराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो साथियों रजिया सुल्तान। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रजिया सुल्तान पहली भारत की महिला शासक बनी। जैसे हमने पहले भी कहा था कि अगर आधुनिक समय की बात करूं तो पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रियों में पहली अगर महिला शासक बनी आधुनिक समय में तो वो बेनजीर भुट्टो प्रधानमंत्री बनी थी। किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की अधिकतम आयु कितनी हो सकती है? देखिए अब तक आप कई बार ये पढ़ते आए कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए। न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए साथियों? 35 वर्ष। लेकिन अधिकतम पूछ लिया तो अधिकतम कोई नहीं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी ये उल्लेख नहीं है, क्योंकि 90 साल का व्यक्ति भी राष्ट्रपति रह सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों ये। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा क्या हो जाएगी? रूबल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? साथियों अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा होता है तो भारतीय संसद, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि जो भारत की पार्लियामेंट है वो क्या करेगी? विधायी बजट पेश करेगी, स्थायी बजट पेश करेगी उस राज्य का। ठीक है। ऐसे तो हमारे जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो बजट तो पास वहां का भी होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। जैसे 1 मई की अगर हम बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? लेबर डे, श्रम दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1942 के अंदर भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या हो गई साथियों? शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? साथियों लाल बहादुर शास्त्री का नाम आपने इतिहास में सुना होगा। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के साथ में इनकी भी जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो यहां इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल बहादुर शास्त्री देश के पीएम हुए और इन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। ठीक है साथियों, तो विजय घाट इन्हीं की समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लक्षद्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश भी कैसा? भारत का सबसे छोटा। ठीक है, क्षेत्रफल में भी, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में सबसे छोटा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। केवल और केवल 32 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। छोटा सा है, द्वीपों पर बसा है, केंद्र शासित प्रदेश है और कहां स्थित है? अरब सागर में स्थित है। कहां पर है? अरब सागर में। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पर वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। पहले कितनी थी? 7 थी। तो मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने थे साथियों? 7 अधिकार। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। एक्चुअल में हो क्या रहा था साथियों, सरकार को डेवलपमेंट में बड़ी समस्या आ रही थी। किसी के खेत से रोड नहीं निकाल सकती सरकार, किसी के घर को नहीं ढा सकती, किसी सड़कों को चौड़ा नहीं कर सकती, क्योंकि कोई भी आदमी, जब फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, ये कोर्ट में वाद योग्य होते हैं। जिसके भी खेत में सड़क निकालना चाहे सरकार, वो कोर्ट में स्टे लगा दे। इसलिए अब आपने देखा होगा सरकार कहीं से भी कुछ कर देती है।
यानी उसको अधिग्रहण कर लेती है। इसका मतलब संपत्ति का अधिकार अब आपका कैसा अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है, तो कैसा है, कानूनी अधिकार है। कहां जोड़ दिया सर, 300A के अंदर जोड़ दिया, ठीक है, 300A के अंदर कानूनी अधिकार है, मूल अधिकार नहीं है। तो अब कितने बच गए, 6। यहां पर देखिए कितने, 6, और मूल कर्तव्य कितने, 11। मूल अधिकार वर्तमान में कितने, 6, मूल कर्तव्य कितने, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 12, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी प्रारंभ की। तो साथियों 1946 यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पर राइट आंसर जो है ये मिसप्रिंट है, 1945 के अंदर, ठीक है। कब 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 भारत की भागीदारी हुई, 1945 के अंदर ही भागीदारी भारत की हो गई थी यूएनओ के अंदर, ठीक है। आप सब जानते हैं यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भारत, और इसके अगर सदस्यों की बात करो हम यूएनओ की, तो यूएनओ में कितने सदस्य राष्ट्र हैं, 193 है, 193 बना, ठीक है। तो दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सदस्यों की संख्या, सम्मानित नहीं, एक्चुअल में नियुक्त हो सकते हैं, मनोनीत कह सकते हैं एक तरीके से, मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए 2 होती थी यहाँ पर लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित सदस्यों की संख्या, तो यहां पर क्या होता है, 2 होती थी, लेकिन अब नहीं है, ठीक है, अब बिल्कुल भी नहीं है। राज्यसभा में कितने होते हैं, राज्यसभा में कितने होती है, 12 सदस्य नॉमिनेटेड किए जाते हैं, नामित किए जाते हैं, किसके द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड थे, 2, ठीक है, कितने थे, 2, और वो कैसे होने चाहिए थे, एंग्लो इंडियन, किसके होते हैं, एंग्लो इंडियन, ठीक है। लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो कोई नहीं आ जाएगा इसका उत्तर, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, कोई नहीं, लेकिन ये मिसप्रिंट है, इसको सही कर लीजिएगा कि लोकसभा में राष्ट्रपति सम्मानित सदस्यों की संख्या कितनी, अब कोई नहीं है। किसी को, एंग्लो इंडियन को अब लोकसभा में नॉमिनेटेड नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के द्वारा, पहले 2 सदस्य नॉमिनेटेड किए जा सकते थे, 2019 में इसको समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई। साथियों आप सब जानते हैं तराइन का युद्ध हुआ था, 1191 में युद्ध हुआ, ईस्वी में युद्ध हुआ, और युद्ध किस किस के बीच में हुआ, मोहम्मद गोरी और वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। तो वर्सेज पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, और इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर राजपूतों की सेना जीत गई, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई, विजय हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य कब घोषित किया गया। साथियों 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य दर्जा दिया गया। तो नेक्स्ट सर लेकर आ रहे हैं, मैं ले रहा हूं विदा। जय हिंद, जय भारत। हेलो एवरीवन, मैं लखन चौधरी एसके डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अपना चल रहा है, अपन पढ़ रहे सर पेपर सीरीज पढ़ रहे हैं, पेपर सीरीज में अपन 27 तक कंप्लीट कर रहे हैं। अगला देखिए आप लोग, अगला जो है सर आपका वो है 28 नंबर वाला। देखिए आप लोग इसमें जो इसमें पहला सवाल दे रखा है सर वो है आपका, देखिए तो पहला सवाल है इसके अंतर्गत वो है आपका सर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उत्तोलक नहीं है। देखो इसमें जो आपका आंसर दे रखा है सर, जो जुगला है बिल्कुल होता है, कैंची बिल्कुल होता है, संबल बिल्कुल होता है, क्या नहीं होता सर, इसमें रिमोट नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर आपका, रिमोट है। अगला देखिए आप लोग, अगला जो आता है सर आपका, देखिए जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है। ध्यान रखना आप लोग, जब भी पानी जमेगा तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या हो जाता है सर आपका, घट जाता है। क्या जाता है, घट जाता है। ध्यान रखना जो आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 4 डिग्री जो सेल्सियस होता है सर आपका, उस पर क्या होता है सर, घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है। तो घनत्व जिस पर सर्वाधिक होता है कौन सा होता है सर, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिए आप लोग, प्याज और लहसुन में तीव्र गंध का कारण क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है सर, जो आपका प्याज व लहसुन जो होता है इसमें तीव्र गंध का जो कारण होता है सर वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है आपका, पोटेशियम। इसके कारण क्या होता है सर, इसमें आपकी गंध आती है। अगला देखिए आप लोग, ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है वह कौन सी होती है। देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है सर, यदि आपसे कहा जाए सर सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो सबसे जो कठोर धातु आती है सर उसका जो नाम आता है उसको अपन बोलते हैं सर टंगस्टन। कौन सी होती है, टंगस्टन। आपको याद रखना है सर, यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है, तो हल्की धातु जो आती है सर आपकी, उसका जो नाम आता है सर उसको अपन बोलते हैं लिथियम। क्या बोलते हैं, लिथियम। अगला सुनिए आप लोग, ऐसी धातु जो 27 डिग्री सेल्सियस तापमान पर किस अवस्था में पाई जाती है सर, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो द्रव अवस्था में जो पाई जाने वाली धातु होती है वो कौन सी होती है सर आपकी, मरकरी होती है। मरकरी को अपन क्या बोलते हैं सर, पारा बोलते हैं। उसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है सर, Hg होता है। क्या होता है, Hg। तो करेक्ट आंसर कौन सा है इसका, मरकरी है। अगला देखिए आप लोग,
प्रत्येक जीव में उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत किसने दिए थे? देखो आप लोग, आपसे यदि कहा जाए वंशागति के सिद्धांत देने वाला कौन है, तो कौन है भैया? आपका मेंडल है। इसको क्या कहते हैं? मान लो आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। आनुवांशिकता का जनक कहते हैं इनको, आनुवांशिकता का जनक। और इन्होंने जिसपे प्रयोग किए थे वो कौन सा पादप है सर? आपका मटर का पादप है। इसका नाम क्या होता है सर? पाइसम सैटाइवम। इसका नाम होता है पाइसम सैटाइवम होता है। और आपको ध्यान रखना है सर कि ये कैसा पादप होता है सर? द्विपुष्पी पादप होता है, द्विलिंगी पुष्पी पादप होता है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका मेंडल है। अगला देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किया जाता है? देखो इसमें जो परमाणु रिएक्टर में जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है सर आपका यूरेनियम। और यूरेनियम कौन सा सर? आपका 239। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका यूरेनियम 239। अगला देखिए, अगला जो सवाल आता है सर आपका वो आता है थर्मामीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? देखो अपन जब पढ़ते थर्मामीटर जो होता है सर किस पे काम करता है? आपका काम करता है सर फारेनहाइट पे। ये फारेनहाइट पे काम करता है। देखिए आप लोग अपन जब पढ़ते हैं ना सर कि बुखार आ रहा है, 100 डिग्री आ गया, 116 डिग्री आ गया, तो वो फारेनहाइट होता है, सेल्सियस नहीं होता है। सेल्सियस अगर 116 होगा तो भैया जी नहीं पाओगे, तुम लोग खत्म हो जाओगे, टाटा बाय बाय, खत्म। ठीक है जी। तो आपको याद रखना है सर किस पे काम करता है वो? फारेनहाइट पे। और इसमें क्या रखा होता है सर? Hg होता है। इसको अपन क्या बोलते हैं सर? मरकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरकरी। या इसको अपन क्या बोलते हैं सर? पारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पारा। अगला देखिए आप लोग, अगला आता है सर डीएनए कहाँ मौजूद होता है? तो आपको ये भी आपको मेनली याद रखना है सर कि जो डीएनए होता है आपका, इसका पूरा नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला ये आरएनए में होता? बिल्कुल नहीं होता। ये सर प्लाज्मा में होता? बिल्कुल नहीं होता। न्यूक्लिक एसिड होता? हाँ, या न्यूक्लिक एसिड होता है, नाम है इसका। न्यूक्लिक एसिड दो होते हैं, डीएनए प्लस आरएनए होते हैं, दो होते हैं। अब आपको याद रखना है सर कि जो आपका होता है ना न्यूक्लियस, इसको अपन बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो आपको याद रखना है सर डीएनए जो होता है किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है, मौजूद कहां होता है? ये तो नाम है इसका, न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं दोनों को। अगला देखिए आप लोग, दूध को दही में बदलने का कार्य कौन सा जीवाणु करता है? देखो इसमें लिखा हो पहले वाला थर्मल, बिल्कुल नहीं होता। लैक्टोबैसिलस, हाँ ये होता है। आपको ध्यान रखना है सर जो आपको दूध का दही में बदलता है वो कौन सा जीवाणु होता है? आपका लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है। बैक्टीरिया, हाँ ये बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, लेकिन यहाँ पर जीवाणु को नाम पूछा तो नाम कौन सा है सर? आपका लैक्टोबैसिलस। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका सेकंड नंबर। अगला देखिए आप लोग, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो ये आपसे क्या बोल रहा है सर कि अगर आपसे कहा जाए कि मानव में रक्त कहाँ बनता है, तो रक्त जो बनता है सर वो कहाँ बनता है? आपकी लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में बनता है। और ये भी आप लोग हमेशा ध्यान रखना कि लाल अस्थि मज्जा को अपन बोलते हैं बोन मैरो, इसको बोन मैरो कहा जाता है। और सुनिए सर, जहां पर रक्त की मृत्यु होती है, मृत्यु जहां पर होती है सर वो कौन सा होता है? आपका प्लीहा होता है। और प्लीहा को अपन क्या बोलते हैं सर? तिल्ली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। अगला सुनिए आप लोग, हमारे शरीर में लाल रक्त कणिका जो होती है इसका मतलब है सर आरबीसी। क्या है? आरबीसी। अब देखो रक्त जहां बन रहा है लाल अस्थि मज्जा में, मृत्यु कहां हो रही है? प्लीहा में। तो रक्त में जो भी चीजें पाई जाएंगी, चाहे वो प्लाज्मा हो, चाहे वो आपका आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, सब कुछ कहां बनेगा? आपका लाल अस्थि मज्जा के अंतर्गत बनेगा। अगला देखिए आप लोग, H2SO4 का आणविक भार कितना होता है? इसका मतलब क्या है सर? आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है सर इसका जो आणविक भार होता है वो होता है सर आपका 98 ग्राम के बराबर होता है, जी के बराबर होता है। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका 98। अगला देखिए, झील के नीचे तापमान में तापमान कितना होता है? अच्छा एक चीज बताओ तुम मुझे, यदि मैं आपसे बात करूं कि झील है, अब झील में नीचे जानवर है, मतलब मछली है, सीपी है, केकड़ा है, घोंगा है, मोलस्क के जो जीव होते हैं। अब एक बात बताओ, यदि नीचे का टेम्परेचर 0 हो गया तो जम गया, जम गया तो इसका मतलब क्या है सर कि वो मतलब सारे जीव खत्म हो जाएंगे। तो एक चीज बताओ तुम मुझे, 0 हो सकता है क्या? नीचे का तापमान पूछ रहा है, ऊपर का नहीं, जो जमता है वो नहीं, नीचे वाला। तो 0 हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता। 100 डिग्री हो सकता है? नहीं, 100 डिग्री पे तो उबल जाएंगे, जो जीव है वो क्या हो जाएंगे? उबल जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर? आपका 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अगला देखिए आप लोग, खास श्रृंखला का प्रारंभ कहां से होता है? देखो इसमें लिखा हो श्वसन से, प्रकाश संश्लेषण से, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से और क्षय के विघटन से। देखो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो पहला जो खास श्रृंखला होती है सर वो घास से स्टार्ट होती है। घास को कौन खाता है सर? खरगोश खाता है। खरगोश को कौन खाती है सर? लोमड़ी खाती है। और लोमड़ी कौन खाता है सर? शेर खाता है। कौन खाता है? शेर। और शेर को कौन खाते हैं सर? आपके मृतोपजीवी खाते हैं। कौन खाते हैं? मृतोपजीवी। तो तुम एक चीज बताओ मुझे, घास किससे उत्पन्न होगी सर? आपके प्रकाश संश्लेषण से। ठीक है जी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा सर? आपका प्रकाश संश्लेषण। और लिखा हुआ इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण, तो इसका मतलब क्या है कि एक जीवाणु होता है, इसका नाम था राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु होता है, यह जीवाणु सर आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब क्या है कि सर ये जमीन के अंतर्गत जो बंजर जमीन होती है उसमें नाइट्रोजन का क्या करता है सर? मतलब इकट्ठा करता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है सर? आपका राइजोबियम करता है। अगला देखिए, निम्न में से एक कोष की जीव कौन सा होता है? सिंगल सेलुलर पूछ रहा है आपसे। तो देखिए आप लोग, आपको ये ध्यान रखना है सर
कि जो एक कोष की जीव आते हैं आपके, इसमें अमीबा आता है, दूसरा कौन सा आता है सर आपका पैरामीशियम आता है, इसमें पैरामीशियम भी आएगा आपका, और क्या आएगा सर इसमें आपका आता है यूग्लिना आता है, और कौन सा आता है सर इसमें हाइड्रा आता है। ये सारे सारे जो जीव होते हैं आपके कैसे होते हैं, आपके एक कोष के जीव होते हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ, अमीबा लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ पैरामीशियम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है सर आपका 4th नंबर, 1 में 2 दोनों। अगला देखिए, सबसे बड़ी कोशिका होती है, तो देखो इसमें बात कर रहा है कोशिका की। मैं आपसे बात करूं सर कोशिका में, तो देखो कोशिका के अपन जब बात करते हैं तो सब, अगर आपसे कहा जाए सर कोशिका के खोजकर्ता, कोशिका के खोजकर्ता, तो कोशिका के जो खोजकर्ता आते हैं वो कौन है भैया आपके, रॉबर्ट हुक। कौन है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने कब खोज करी सर, सन 1665 में, सन 1665 में खोज करी। लेकिन ये कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी, मृत। इसके बारे में और कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई। उसके बाद 9 वर्ष बाद सन 1674 में एक व्यक्ति आया जिसका नाम था क्या था, ल्यूवेनहॉक। जीवित कोशिका के जो खोज करता है सर वो आते हैं 9 वर्ष बाद, कौन है आपके, ल्यूवेनहॉक है। कौन है भैया, ल्यूवेनहॉक। आपको याद रखना है सर, सर्वप्रथम जीवित कोशिका खोज करता, सर्वप्रथम जो जीवित कोशिका खोज करता आते हैं, जीवित सेल के जो खोज करता है वो कौन है सर आपके, ल्यूवेनहॉक है। अगला सुनिए आप लोग, यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी जो सेल आती है आपकी, सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी जो कोशिका आती है आपकी, देखिए वो आती है सर आपकी शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी सेल बराबर शुतुरमुर्ग का अंडा। तो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। आपको याद रखना है सर, इसका जो आमाप होता है, आमाप जो होता है सर इसका वो होता है 170 × 130। अगला, यदि आपसे कहा जाए सर कि सबसे छोटी कौन सी होती है, छोटी जो होती है सर आपकी वो होती है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटी जो होती है माइकोप्लाज्मा होती है, बड़ी कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या है सर, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो यहाँ पर आपका जो पेपर सेट 28 नंबर वो खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। मेरे लाडलो, उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने कार्य पे गतिहीन होंगे। मतलब कि जो अपने टारगेट है 22 अप्रैल का, उसके ऊपर आप कार्य कर रहे होंगे। ठीक है, उम्मीद है अपना टारगेट सफल होगा। बड़े जोश के साथ आपको तैयारी करनी है। प्रश्न नंबर है आपका 31, पेपर सेट है 28। 28 का मैथ का पहला प्रश्न है, जो सीरीज का प्रश्न है आपका, सीरीज का प्रश्न है 31 नंबर का। ठीक, प्रश्न है 200 से 500 के बीच 13 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं। तो सबसे पहले आपको 500 में 13 का भाग देना है। कितने में, 500 में 13 का भाग देना है, और 200 में 13 का भाग देना है। ठीक, 13 13 3 39, बच गया कितना, 11, 13 8 104। ठीक है, यहाँ पे 6 बच गया। इधर 13 से भाग दो, 13 एकम 13, 7 13 5 65। ठीक है, यहाँ 5 बचा। अपन को लेना है जो ये भाग देने के बाद आ रहा है ना, भागफल। ठीक, 38 और 15 इनको आप घटा दो। 38 और 15 को घटाया कितना आया, 23। तो 200 और 500 के बीच लाड़ दो। 23 ऐसी संख्याएं हैं जिनमें 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा, जो 13 से विभाजित है। ठीक, अगला प्रश्न है, किसी संख्या के आधे का 1/3 संख्या है आधा, 1/2 होता है आधा, 1/3 का मतलब 1/3 होता है। आधे का 1/3 का चौथा भाग, चौथा भाग होता है अपना 1/4। ये आपको दे रखा है 15। ठीक, आधे 1/2, 1/3, 1/3 हो गया, चौथा भाग 1/4 हो गया। ठीक है, तो इनमें देखो ये 2 6 4 4 3 12 12 दूनी 24। एक्स से नीचे आ गया आपका 24 बराबर 15/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, एक्स का मान आ जाएगा 24 × 15 360। ठीक, तो ये लाड़ लो, आपका एक्स का मान आ गया कितना, 360। 360 ऐसी संख्या है जिसका 1/2 का 1/3 1/4 15 के बराबर है। ठीक, अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का मैं से 7 तथा उनका लय से 42 है। तो संख्याएं देखो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लय से गुणा HCF। ठीक है, मतलब लय से और मैं से। तो इधर आपका लय से मैं से का गुणा 42 × 7, 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 और 1 29। इसमें से 294 देख लो किसका गुणनफल के बराबर आया। तो 294 आपका गुणनफल के बराबर आएगा किसके, 14 और 28। तो 14 और 28 ये संख्याएं हैं जो कि इसका गुणनफल के बराबर आ रहा है। ठीक, 14 और 28 नहीं लाड़ दो, 14 और 21 है ये, 14 और 21 है। अगला है, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। देखो
योग दे रखा है। योग होता है जो अपना औसत होता है ना, क्या होता है, औसत और राशियों की संख्या से गुणा करते हैं जब आता है लाड़ लो अपना योग। ठीक है, योग आता है तो सबसे पहले बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो योग में भाग दे देंगे तो औसत ही निकल के आता है। ठीक है, योग में संख्याओं का भाग दे देंगे तो लाड़ लो क्या निकल के आता है, अपना एवरेज, जो कि अपना औसत होता है। तो योग 147 है, 147 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 चौक 12 बचा 2 7 9 तिया 27, ये जो 49 है आपका बीच वाली संख्या निकल के आया है लाड़ लो। यदि आपसे संख्या पूछता तो विषम संख्याओं की बात कर रहा है, 49 बीच की है, अगली 51 हो जाएगी, 49 से पीछे की 47 हो जाएगी, ये आपकी 3 विषम संख्या है। अगला प्रश्न है, किसी संख्या में से 15 घटाने पर उस संख्या में 20% की कमी आ जाती है। संख्या में कितने प्रतिशत की कमी आ रही लाड़ लो, 20% की। 15 घटा तो 20% की वैल्यू बन गई कितनी, 15। 1% की वैल्यू आपकी आ गई लाड़ लो 15/20। अब क्या पूछ रहा है आप, तो संख्या का 60% पूछ रहे। यदि यहाँ पे संख्या पूछता तो अपन निकालते 100%, किसकी निकालते, 100% की। 60% पूछ रहा तो 60% की वैल्यू निकाल दो, 15/20 इंटू 60, 20 से 3 15 दिए 45, ये जो आपका संख्या का 60% लाड़ दो किसके बराबर आ गया, 45 के बराबर। अगला प्रश्न है, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 का क्रय मूल्य बराबर 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाड़ लो इस स्थिति में अपन क्या करते हैं, दोनों को चेंज कर दीजिए, विक्रय मूल्य तो ये 20 आ जाएगा और यहाँ पे लाड़ दो आ गया 25। इसी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, वो बुक वाला मेथड है, उसमें बहुत ही टाइम लगता है समझाने में, तो सीधा सीधा आपको क्या करना, जब बराबर दे तो दोनों को चेंज करना। ये 20 का क्रय मूल्य 25 विक्रय मूल्य के चला जाएगा। ठीक है, 25 है जो क्रय मूल्य है, ये 25 विक्रय मूल्य हो जाएगा, ये 20 विक्रय मूल्य है जो 20 क्रय मूल्य हो जाएगा। अब 20 रुपए में खरीद कर आप 25 रुपए में बेच रहे हो, तो लाभ आपको कितने का हो रहा है लाड़ दो, यहाँ पे 5 का। ठीक है, लाभ परसेंट निकालना है, लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक, 20 से कट गया 5, 55 25, तो लाड़ लो यहाँ पे लाभ कितना आया, 25% का लाभ। ठीक, जब ऐसे बोले बराबर है 20 का क्रय मूल्य 25 का क्रय मूल्य 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो दोनों आपस में पक्षांतरण कर लो, सीधा मतलब कि उल्टा कर लो। ठीक है, अगला प्रश्न है, 50% और 10% का समतुल्य बट्टा। बट्टा होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, 50 की छूट दी तो 50 में लिखी, फिर 10 की छूट दी तो 90, हमेशा 100 से घटा के लिखना है। ठीक है, चाहे कितनी ही बार हो, 0 से 0, ये 2 0, 5 9 45, 100 रुपए की वस्तु 45 में बिकी तो कितनी छूट हो गई लाड़ दो, 55 की। कितने की छूट हो गई, तो इनका समतुल्य बट्टा किसके बराबर आएगा, 55% के बराबर। अगला प्रश्न है, दो संख्याएं जिनका अनुपात 3:7 है और उनका अंतर 16, 3:7, तो इनका अंतर लाड़ दो कितने का है, 4। 4 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, संख्या ही 1 की वैल्यू 4, तो 3 की वैल्यू देखो 12 आ गई, और इधर आपकी 7 की वैल्यू आ गई, 7 चौका 28, ले लाड़ दो आपकी संख्या है 12 और 28। ठीक है, ये आपकी संख्या। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपए, तो लाभ कमाने के लिए, ये यहाँ पे 10% लाभ कमाने के लिए, ऐसे है प्रश्न पूरा, तो 10% लाभ, विक्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य गुणा लाभ परसेंट, 110 हो जाएगा बटा 100। ठीक, ये 11 8 88 और ये 10, ये 880 रुपए। ठीक है, ये क्रय मूल्य और ये लाभ परसेंट, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ के लिखो, हानि होती 100 से घटा के लिखो। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 किलोग्राम। देखो जब तुलना हो तो आपको पकड़ना का कहाँ लग रहा है, वो संख्या आपके बटे में आएगी। तो ये जो 17 किलोग्राम है, 6.8 किलोग्राम का कितना परसेंट है, नीचे से पॉइंट हटाओ, ऊपर 0 बढ़ जाएगी, 17 चौक 68, 4 से कट गया 25 बार, 25 गुणा 0 285% है। 6.8 का जो 17 किलोग्राम 250% के बराबर है। अगला है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जो बेलन है उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है लाड़ लो 2πr/h। यहाँ पे पाई का मान 22/7 है, आर बोलते हैं अपन त्रिज्या को, और h जो होता है ये ऊंचाई, हाइट। ठीक है, ऊंचाई, ये 2πr, तो ये आपका वर्त का परिमाप हो गया। ठीक,
अगला प्रश्न है, ये आपको जो सूत्र है क्षेत्रमिति के सूत्र याद कर लेना। सूत्र याद होंगे तभी आपके प्रश्न होंगे, सीधा सीधा सूत्र भी पूछ लेता है कई बार। और एक आप त्रिकोण में वो ट्रिग्नोमेट्री, उसके आप मान याद कर लेना। जो सारणी है, एक त्रिभुज का आधार 12 किलो किमी है, ऊंचाई भाई बड़ा ही त्रिभुज है। ये तो है आपकी 5 और ये है आपकी 12, ठीक है। क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल होता है इसका 1/2 आधार गुना ऊंचाई। 1/2 आधार आपका 12 है, ऊंचाई है आपकी 5, 2 से कट जाएगा 6, 6 पंजू 30 किमी स्क्वायर, ये आपका आ गया किमी। क्षेत्रफल के साथ हमेशा स्क्वायर लगता है। अगला है 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 650 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? भाई ड्राइवर तूने भी कमाल कर दिया, ये है 60 किलोमीटर, ये है लाड लो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक खंबे को कितने समय में पार करेगी? समय का सूत्र दूरी बटा चाल होता है, दूरी बटा चाल होता है। जब कोई गाड़ी किसी खंबे को, किसी व्यक्ति को, किसी सिग्नल पोल को पार करती है तो दूरी के रूप में गाड़ी की लंबाई लगती है। गाड़ी की लंबाई 250 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो गाड़ी की चाल है। लेकिन जो आपकी दूरी मीटर में है, किस में है? मीटर में। तो इसके साथ चाल हमेशा मीटर प्रति सेकंड आएगी। तो 60 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, 18 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, 0 से 0, 6 से कट गई 3 बार, 5 से कट गई 5, 5 दिए 15 सेकंड में पार कर देगी जो आपकी ट्रेन है, ठीक। अगला प्रश्न है, 1 + 2 + 3 + 4 + 70 तक का औसत, 1 से 70 तक का। मैंने बताया था जब अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ के 2 का भाग है। 71 में 2 का भाग देंगे तो ये आएगा लाड़ दो आपका 35.50 या 35.5, ठीक। अंतर समान हो तो पहली संख्या और लास्ट की संख्या जोड़ो और 2 का भाग दो, एवरेज आ जाएगा। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री, तो मैंने अभी पिछले पेपर सेट में बताया था, आप इनके मान याद कर लेना, ये सारणी पूरी याद कर लेना। और जो आपके क्षेत्रमिति के क्वेश्चन है वो तब होंगी जब आप सूत्र याद करोगे। कई बार सूत्र ही पूछ, कोसेक 30 डिग्री ये आपका होता है 2 के बराबर। अगला प्रश्न आता है आपका रीजनिंग का, 4 से 8, 4 बढ़ा 8 से 16, 16 बढ़ गया 16 से 25, देखो 16 नहीं, यहाँ पे 8 बढ़ा, 4 8 16 से 25 हो गया, 9 बढ़ गया, 25 से 28, 3 28 से 44, देखना पड़ेगा, मैं स्प्रिंट तो नहीं है प्रश्न। ये लाड़ दो, यहाँ पे 25 नहीं, 4 से 8, 4 बढ़ा 8 से 16, 8 बढ़ गया ये आपका 12, ठीक। और फिर ये आपका 16, 4 8 12 16, मतलब 4 4 4 4 बढ़ रहा है, तो 16 के बाद 20 आएगा, तो 44 और 20 लाड़ दो हो जाएगा आपका 64। 44 और 20 को ऐड करेंगे तो लाड़ दो कितना हो जाएगा 64। अगला प्रश्न है, ए जेड है, जी टी है, एम। देखो ए से जी प्लस का 6 होगा, जी से एम प्लस का 6, एम से प्लस 6 कर देंगे, ठीक। एम से प्लस 6 करेंगे तो ये आएगा आपका एस, क्या आएगा एस, और इनमें एस का उल्टा होता है आपका एच, ये आ जाएगा एस और एच, ये एस एच, ये आप आ जाएगा एस और एच, ठीक। ए का उल्टा जेड दे रखा, जी का टी, एम का एन, और इनमें ए जी एम प्लस 6 कर रहा है, तो एम के बाद 6 हो जाएगा, एस और एस का उल्टा होता है एच। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं 17वें के बाएं 7वां लिख लो भाई,
ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXY और Z। ये आपकी दाईं साइड है और ये आपकी बाईं साइड है। ठीक, दाएं से 17वां, 17वां गण दो, 13 तो यहाँ हो गया, 14 15 16 17। ठीक, 13 हो जाता है आधा आधा, 13 इधर, 17वें के बाएं 7वां अक्षर, तो आप यहाँ पे आ गए तो इधर बाएं 1 2 3 4 5 6 7, ये लाड़ दो सी आ गया आपका। ठीक, अगला प्रश्न, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है, मान लो यहाँ से दक्षिण की तरफ गया, चला और फिर दाएं घूम गया, दाएं आप पश्चिम में चले गए। ठीक है, पश्चिम में घूम गए, दाएं फिर बाएं घूमता है तो बाएं आप नीचे घूम गए दक्षिण, फिर दाएं मुड़ता है तो दाएं आप फिर इधर चले गए, तो किस दिशा में जा रहा है? तो लाड़ दो आप देखो, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, इधर जा रहे हो तो पश्चिम दिशा की तरफ आप जा रहे हो। अगला प्रश्न है, अगर प्लस का अर्थ, प्लस को माइनस, देखो 10 गुणा का चिन्ह है, गुणा का अर्थ भाग है 5 और भाग का अर्थ है प्लस 3, माइनस का अर्थ है गुणा 2 और गुणा का अर्थ है भाग 3। ठीक है, गुणा प्लस माइनस गुणा। ठीक है, प्लस का माइनस है, माइनस का गुणा है, भाग का प्लस है और गुणा का भाग है। ठीक है, ये हो गई। सबसे पहले भाग वाला पार्ट हल करेंगे, 2 आ जाएगा, 10 में 5 का भाग देंगे, प्लस 3 गुणा 2 भाग 3, तो ये भी भाग वाला ही है। ठीक, 2/3 करेंगे, 3 से 3 खत्म, ये यहाँ पे 2 प्लस 2 बचेगा, तो कितना आ जाएगा 4, बोर्ड में इसके हिसाब से, तो ये लाड़ लो आपका 4। पेपर सेट आपके लाड़ दो 28 कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आपको अगर इनमें भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और भी कुछ क्वेश्चन आपको जानकारी लेनी है तो चैनल पे आपको नंबर दिए गए हैं, इंक्वायरी नंबर है, कॉल करिए। आपको हर टीचर जीके वाले में कोई प्रश्न में दिक्कत आ रही है, आपको किसी प्रश्न को डिटेल से पूछना है तो जीके वाले सर NK यादव सर है, उनसे आपको जानकारी दी जाएगी, मतलब आपकी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जाएगा। जो साइंस का है वो लखन चौधरी सर है, उनसे आपको साइंस के बारे में और कोई जानकारी लेनी है तो उनसे आपकी बात करवाई जाएगी। मैथ रीजनिंग मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, आपको हर टॉपिक में जानकारी दी जाएगी।